नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बताओगे? आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अन्योन्य प्रेरण अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा मात्रक बीमा। बात समझ में आया? इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ देता है, और यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टॉपिक का पूछ दिया ना, समझो बोनस है, क्योंकि बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक का न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे, तो आज इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो मेरे साथ। ठीक है, मेरे साथ साथ ना एक एक टॉपिक को धीरे 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 समझ लो। समझोगे तो फिर न्यूमेरिकल लगाने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, समय बर्बाद मत करो, समय कम है और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और इस चैप्टर का यदि अन्य कोई वीडियो नहीं देखे हो या तुमको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो उन वीडियोज को देख करके टॉपिक क्लियर कर लो। ठीक, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताओ, लाइक करो। ठीक है, पसंद आए तो, नहीं पसंद आता है तो हमें बताओ क्या दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत को भी हम बताएंगे। बताओ तो दिक्कत क्या है, सारा दिक्कत बताएंगे। यदि आप वीडियोज को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे ना तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा ही नहीं। जब मैं एक टॉपिक शुरू करता हूं वो टॉपिक खत्म होने दो, टॉपिक खत्म हुआ आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर उससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आपके बुक में मिलता है, न्यूमेरिकल्स मिलता है, उसको आप सॉल्व करो। ठीक है, फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का, इस टॉपिक का बहुविकल्पी प्रश्न भी लेके आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने से पहले यदि आपके टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उनको लगाने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। क्या है आज का टॉपिक? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। हम इसके पिछले टॉपिक में स्वप्रेरण बताए थे। स्वप्रेरण में एक कुंडली थी, उस कुंडली में क्या था कि यदि हम उस कुंडली के मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, और इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। क्लियर बात? आज हम पढ़ने वाले हैं अन्योन्य प्रेरण। तो अन्योन्य प्रेरण में क्या होती है? दो कुंडली होती है, उन दोनों कुंडलियों को हम पास पास रखते हैं। सपोज ये पहली कुंडली और ये दूसरी कुंडली, दोनों कुंडलियों को हम क्या करते हैं? पास पास रखते हैं, दूर दूर नहीं, पास पास। बात समझ गए? तो जब हम दोनों कुंडलियों को पास पास रखते हैं और किसी एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, सपोज इस कुंडली के, ठीक है, यदि हम पहली कुंडली में करते हैं तो वो कौन सी कुंडली होगी? प्राथमिक कुंडली होगी। धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, या धारा प्रवाहित करते हैं या धारा को बंद कर देते हैं, मतलब धारा के मान में ही हम छेड़छाड़ करते हैं। तो दूसरी कुंडली में क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फिर देखिए, दो कुंडलियों को जब हम पास पास लेके जाते हैं और इन दोनों में से किसी एक कुंडली के धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं, धारा को बंद करते हैं या धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा परिभाषा है, एक बार सुन लो, एक बार मेरे साथ लिख लो, फटाक से तैयार हो जाएगा। आप समझ गए? तो लिखेंगे, यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली के धारा के मान में
धारा के मान में परिवर्तन करें अथवा धारा प्रवाहित करें या धारा बंद कर दें। ठीक है, जब हम कुंडलियों को पास पास रख करके किसी एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन कर दें, धारा प्रवाहित कर दें या धारा बंद कर दें, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण का एक बहुत ही सुंदर सा परिभाषा हो गया, इसको अब लिख लें। क्या है? जब हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं या धारा बंद कर देते हैं, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्लियर? चलिए अब आपको हम बताते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि पहली कुंडली के धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इतना बात क्लियर है ना? तो स्वप्रेरण गुणांक में हम स्वप्रेरण गुणांक का 3 टाइप का परिभाषा बताए थे। ठीक है, तो यहां भी हम 3 टाइप का ही परिभाषा बताएंगे। पहला परिभाषा देखो क्या है। माना प्राथमिक कुंडली P में, प्राथमिक कुंडली मतलब प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली P में धारा I प्रवाहित करने पर N2 फेरों वाली द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स N2-φ2 है। बात समझ गए? तो N2-φ2 क्या होता है? या तो इसको चुंबकीय फ्लक्स बोलो, N2 फेरों वाला चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, क्योंकि एक फेरा जब होगा तो चुंबकीय फ्लक्स φ2 होता है, 2 फेरा में 2φ2, 3 फेरा में 3φ2, इस तरह से n फेरे में क्या होगा? N2-φ2। 2 क्यों है? क्योंकि द्वितीय कुंडली है। ठीक है, तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल टू लगाएंगे, फिर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहां पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है m। तो लिखेंगे जहां m एक समानुपाती अथवा
अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। बात क्लियर? तो m का ये फार्मूला बन के आ जाएगा N2/2, I1 को इधर ला दो तो m इक्वल्स टू हो जाएगा N2/2/I1। ठीक है, मतलब यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I1 है तो द्वितीय कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वह N2/2 होगा, जो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमणपाती होता है। ये कॉन्सेप्ट हम प्रेरकत्व से ही स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेरकत्व का दो टाइप होता है, एक होता है स्वप्रेरण और दूसरा होता है अन्योन्य प्रेरण। सारी कहानी एक जैसे ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रेरकत्व में हम यहाँ K लिखे थे, स्वप्रेरण गुणांक में हम यहाँ L लिखे हैं, और अन्योन्य प्रेरण गुणांक में हम यहाँ क्या लिख दिए, M लिख दिए। चीज एक ही है, बस परिभाषाओं को थोड़ा थोड़ा चेंज करते गए। तो m एक समानुपाती या अथवा अनुक्रमणपाती नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, और दो परिभाषा हम आपको बताएंगे जो बेहतरीन परिभाषा होगा। यदि केवल एक सिंगल परिभाषा लिखना होगा तो जो इसके बाद हम दो परिभाषा बताएंगे उसको आप एग्जाम में लिखना। ठीक है, और नहीं तो तीनों लिख देना। क्लियर बात? क्योंकि तीनों एक सीरीज में ही है। अब हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक का दूसरा परिभाषा बताते हैं कि इसको आप कैसे लिखेंगे। अभी हमको क्या प्राप्त हुआ था, प्राप्त हुआ था m इक्वल्स टू N2/2/I1। क्लियर बात? तो यदि I1 बराबर 1 एम्पियर हो तो, ठीक, I1 बराबर क्या हो, 1 एम्पियर हो तो m बराबर हो जाएगा N2/2। ठीक है, तो m क्या है, m है आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक, N2/2 क्या है, N2/2 है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। क्या है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। अब हम इसका परिभाषा कैसे देंगे, ध्यान देना, बहुत प्यारा परिभाषा यहां से बनता है। क्या बनता है, m इक्वल्स टू क्या है, N2/2/I1। यदि हम I1 मतलब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा को एक कर दें, मतलब एकांक कर दें, तो N2/2 क्या होगा, m के बराबर होगा। और N2/2 क्या है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। मतलब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, क्या दिख रहा है आपका, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या अन्योन्य प्रेरण गुणांक के क्या है, बराबर है। तो कैसे परिभाषा दोगे, परिभाषा कैसे देंगे आप, बोलेंगे द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा क्या हो, 1 एम्पियर हो। बात क्लियर? इसको 1 एम्पियर किए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या अन्योन्य प्रेरण गुणांक के क्या हो गई, बराबर हो गई। मतलब द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या की माप को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा क्या हो, 1 एम्पियर हो। क्लियर? चलिए बताते हैं इसको लिखेंगे कैसे। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की
संख्या की माप अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाती है यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा एकांक हो। बहने वाली धारा क्या हो? एकांक हो। ठीक है, तो अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके? दो परिभाषा पढ़ चुके। पहले वाले में हम क्या बताए थे कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा आई हो, ठीक है, तो उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होगी या जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमणपाती होता है। तो N2/2 अनुक्रमणपाती I1। और जब हम अनुक्रमणपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट क्या होता है? M, जिसे हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। फिर वहीं से फार्मूला प्राप्त करके हम लाए M = N2/2/I1। तो हम इसका अलग परिभाषा क्या बना दिए कि यदि I1 बराबर 1 एम्पियर तो M बराबर N2/2। N2/2 क्या है? द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। ठीक है, तो परिभाषा बना देंगे कि द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या की माप ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाती है यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा एकांक हो। बात क्लियर? अब आप देखो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरा परिभाषा क्या है। ठीक है, यदि एक परिभाषा लिखना होगा तो अभी जो हम आपको दूसरा परिभाषा बताए इसको लिख सकते हो, तीसरा वाला बताने जा रहे हैं इसको लिख सकते हो। हम तो कहेंगे यदि आए एग्जाम में तो तीनों एक साथ लिख दो। ठीक है, तीनों में अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। फैराडे का नियम आपने पढ़ा होगा, तो हम पहले ही लिखेंगे फैराडे के नियम से इसमें हो क्या रहा है कि प्राथमिक कुंडली के धारा के मान में हम परिवर्तन कर रहे हैं और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो क्या होता है, हाँ, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? द्वितीय कुंडली में है तो E2 लिख दो। होता क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है? बराबर होता है। और इसमें फेरों की संख्या यदि दिया है तो उसको भी लिख देंगे N2। बात क्लियर? अब आप इसे थोड़ा सॉल्व करो, डेल्टा को बाहर निकाल लो और यहाँ लिख दो N2/2/ΔT। अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि M = होता है N2/2/I1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MI1 हो जाएगा N2/2। क्लियर बात? मतलब N2/2 की जगह MI1 लिख सकते हैं। तो E2 बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा, यहाँ लिख देंगे MI1/ΔT। बात क्लियर? अब आप देखो, अब आप क्या कर सकते हो, M को आप बाहर निकालो, और ये हो जाएगा ΔI1/ΔT। ठीक, अब ये तो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक सूत्र मिल गया अन्योन्य प्रेरण गुणांक के रूप में, लेकिन हमें निकालना क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो E2
और डेल्टा I1 अपन डेल्टा टी इसको डायरेक्ट इधर ला दो तो ये नीचे आ जाएगा, डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी इक्वल्स टू हो जाएगा m। इसको सीधा करके आप लिख दो, m इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस E2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी। बात क्लियर? अब देखो यहां से परिभाषा कैसे बनाते हैं। यदि डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी बराबर क्या हो, एक हो तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस E2। यदि डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी एक हो जाए तो m बराबर माइनस E2 होना ही होना है। अब माइनस क्या है, यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। बात समझ गए? तो अभी यहाँ पे क्या आ गया कि जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसके बराबर आ गया, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर हो गया। द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, अब आप इसके अनुसार परिभाषा दे सकते हो, क्योंकि द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो रहा है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर हो रहा है। कब? जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या है, एकांक है। बात क्लियर? अब देखो परिभाषा आप कैसे लिखोगे। परिभाषा लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। ठीक है, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो। ठीक है, आप यदि स्वप्रेरण गुणांक अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक समझने में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सेम जैसे परिभाषा हम वहां पे दिए थे वैसे ही सेम परिभाषा यहाँ दे रहे हैं। जो उनका मात्रक निकला था वही सेम मात्रक इनका भी निकलने वाला है। जो स्वप्रेरण गुणांक और प्रेरकत्व की बीमा निकली थी वही अन्योन्य प्रेरण गुणांक का भी बीमा निकलने वाला है। बात क्लियर? चलिए इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। परिभाषा क्या दिया हमने, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो। बात क्लियर? अब मैं क्या बताने वाला हूं, पता चल गया होगा आपको। अब मैं बताने वाला हूं अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक और बीमा। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का भी मात्रक क्या होगा, हेनरी होगा। जो स्वप्रेरण गुणांक के जितने भी मात्रक निकले थे हम उसके डिटेल मात्रक निकाले थे। ठीक है, यदि आप वो वीडियो ना देखे हो तो एक बार देख लें। वही सेम मात्रक मैं यहां भी निकालने वाला हूं। ठीक है, और बीमा को वहां पहले निकाल दिए थे और यहां बीमा मैं लास्ट में निकालूंगा। सारे मात्रक निकाल लेंगे उसके बाद हम बीमा निकाल देंगे। क्लियर बात? चलिए करता हूं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व का
मात्रक एवं बीमा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछ सकता है, बात समझ में आई, या डायरेक्ट आपसे 1 या 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि अन्योन्य गुणांक का मात्रक क्या है और बीमा क्या है। ठीक है, अभी लास्ट वाला जो हम परिभाषा आपको बताए थे वो क्या था, m इक्वल्स टू आया था -E2 अपान डेल्टा I1 बटे डेल्टा t। ठीक है, तो यदि आप डेल्टा t को ऊपर ले जाएंगे, यदि क्या ले वो जाएगा, ये अपने आप जाएगा, डेल्टा t अपान डेल्टा I1। अब आप यहाँ से मात्रक निकालते हैं तो विद्युत वाहक बल का मात्रक गुणे समय का मात्रक बटे धारा का मात्रक। तो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, समय का मात्रक जो होता है वो होता है सेकेंड, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। बात क्लियर। अब आप देखिए, इसी मात्रकों का यूज करके हम धीरे धीरे मात्रकों को बढ़ाते हैं। एक चीज आप पहले लिख लो, क्या लिख लो, इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक होता है वो होता है हेनरी, ध्यान देना। ठीक है, ये सब भी SI मात्रक में ही आएंगे, MKS सिस्टम या SI सिस्टम। अब आपको पता है कि चूंकि V बराबर क्या होता है, W बटे Q। V है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। बात क्लियर। तो अब ये मात्रक थोड़ा बदल जाएगा, वोल्ट की जगह हम लिख देंगे जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम, और यहाँ पे क्या है, सेकेंड बटे, यहाँ क्या दिया हुआ है, एम्पियर, एम्पियर। क्लियर बात। अब आपका यहाँ पे आ जाएगा बटे कूलाम है, कूलाम को नीचे कर लो, तो ये हो गया जूल सेकेंड, जूल सेकेंड बटे कूलाम नीचे कर लो, कूलाम गुणे एम्पियर। क्लियर बात। अब आप देखो, कार्य बराबर जो होता है, W कार्य होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल आपका F है, विस्थापन आपका D है। इसके अनुसार यदि मात्रक निकालोगे तो कार्य का मात्रक है क्या, जूल, तो जूल बराबर बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो जूल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जूल की जगह न्यूटन मीटर, यहाँ हो गया सेकेंड। अब इसको लिख दो कूलाम गुणे एम्पियर। अब आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, कूलाम, तो धारा जो होता है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा। T का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो IT बराबर क्या हो जाएगा, Q। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और T का मात्रक सेकेंड, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। मतलब यहाँ कूलाम है, कूलाम के जगह हम एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर गुणे सेकेंड बटे कूलाम के जगह हो जाएगा एम्पियर सेकेंड गुणे यहाँ एम्पियर दिया हुआ है। ठीक, अब आपका दिया है इसमें न्यूटन, न्यूटन आपका बल का मात्रक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, और द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक हो गया मीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, अभी लास्ट फेज में हम हैं, तो न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं
किलोग्राम मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी 1 मीटर दे रखा है और 1 सेकंड दे रखा है। ठीक, अब यहाँ नीचे हो जाएगा एम्पियर और एम्पियर मिलके हो गया एम्पियर का होल स्क्वायर गुणे यहाँ पे क्या हो गया सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल। क्लियर। अब आप देखना अंतिम पड़ाव पे हैं हम। किलोग्राम मीटर और मीटर मिलके क्या हो गया मीटर का स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर को नीचे ला दो तो नीचे हो जाएगा आपका एम्पियर का होल स्क्वायर गुणे सेकंड का स्क्वायर। बात क्लियर। अब आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा एम्पियर पे -2, सेकंड को ऊपर ले जाओ तो सेकंड पे -2। क्लियर। अब हुआ क्या कि अननोन प्रेरण गुणांक का मूल मात्रक निकल गया। ठीक है, तो अब हम इसकी सहायता से बीमा बड़े आराम से निकाल सकते हैं। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान की बीमा होती है m। ठीक, मीटर लंबाई का मात्रक है और लंबाई की बीमा होती है l। ए एम्पियर धारा का मात्रक है, धारा का बीमा होता है a। सेकेंड समय का मात्रक है और समय का बीमा होता है t। अब आप सबको मिला दो, ये हो जाएगा ml स्क्वायर, इधर t है, t को पहले लिख लो, t पे -2 और a पे -2। बात क्लियर। तो ये आपका अननोन प्रेरण गुणांक का बीमा हो गया, अननोन प्रेरण गुणांक का मात्रक हो गया। क्लियर।